नेक्स्ट फिर इलास्टिक लिमिट या ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि एक वायर है, उसके ऊपर आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया। ये कोई वायर हम एज्यूम कर रहे हैं, इसके ऊपर आपने कुछ वेट यहाँ पे लटका के इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये वेट हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे और जैसे जैसे वेट इंक्रीज होता जाएगा इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्ट्रेस इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अब ये अलग नाम क्यों दिया इसको, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्यों बोला या फिर इलास्टिक लिमिट क्यों बोला, ये एक ही चीज के दो नाम है। क्योंकि जब आप इस वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करके आप इसको खींचोगे तो एक लिमिट तक ये इलास्टिक प्रॉपर्टी को या इलास्टिक बिहेवियर को मेंटेन कर पाएगा। आपने 1 किलोग्राम वेट लटका दिया, फिर 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ये खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। वेट को हटा लेते हो आप, 1 किलोग्राम लटकाते हो, फिर हटा लेते हो, वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा वायर। फिर 2 किलोग्राम लटकाया तो ये थोड़ा ज्यादा खींचा, फिर आपने वेट को हटाया, वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया। फिर आपने 5 किलोग्राम लटका दिया, ये और ज्यादा खींच गया, वेट को हटाया, वापस इनिशियल स्टेट में आ गया। ऐसे करते करते आपने भी, आप इसके ऊपर मान लो 50 किलोग्राम लटका देते हो। अब 50 किलोग्राम तक तो आपने देखा कि वेट लटकाओगे तो ये खिंच जाता है, और 50 किलोग्राम को हटा लेते हो तो वापस से वायर अपनी इनिशियल लेंथ में चला जाता है, इनिशियल स्टेट में चला जाएगा, वही लेंथ वापस गेन कर लेगा। लेकिन जैसे आप 50 किलोग्राम से ज्यादा वेट इसके ऊपर लटकाते हो, मामूली सभी, अगर आपने 100 ग्राम भी एक्स्ट्रा बढ़ा दिया उसके ऊपर, तो आप देखते हो कि वायर परमानेंटली खिंच जाएगा। अभी क्योंकि आपने इसकी लिमिट क्रॉस कर दी, एक लिमिट के बाद में ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया ये। तो जिस पॉइंट तक ये अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेंटेन कर पाया, बस उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। मतलब वो मैक्सिमम स्ट्रेस जहां तक ये उस लोड को झेल पाएगा। अच्छा, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो आ जाता है एक तरह से, मतलब ये परमानेंटली खिंच जाएगा या टूट जाएगा। मतलब ये जो वायर है ये क्या करेगा, एक लिमिट तक ही अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेंटेन कर पाएगा। तो जहां तक ये मेंटेन कर पा रहा है, तो उस पॉइंट तक जितना भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा इसके अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट या ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलेंगे। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसको ये झेल पाएगा या डेवलप कर पाएगा अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करने के लिए। उससे ज्यादा फोर्स जैसे आप अप्लाई करोगे ये परमानेंटली खिंच जाएगा या टूट जाएगा, दो में से एक काम होगा। ठीक है, एक चीज याद रखिए कि कोई भी मटेरियल हो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू या उसकी इलास्टिक लिमिट की वैल्यू फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। जैसे कॉपर है तो उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स होगी। कॉपर का आप कितना भी मोटा वायर ले लो, कितना भी पतला वायर ले लो, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू फिक्स होती है। वो वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स। ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स अलग अलग हो सकता है, पतले वायर के लिए कम रहेगा ब्रेकिंग फोर्स, और मोटा वायर होगा तो ब्रेकिंग फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि मोटे वायर को तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लटकाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब। लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया जो डेवलप हो रहा है, वो फिक्स होती है अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के लिए। कॉपर के लिए फिक्स है, स्टील के लिए फिक्स है, हर एक चीज के लिए फिक्स है ये। तो ये कांस्टेंट होता है। एक क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि इस मटेरियल की ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इलास्टिक लिमिट इतनी है, तो बताओ कितना लोड इसके ऊपर लटकाया जा सकता है अगर उसकी रेडियस इतनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, तो आप इसी से कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, ब्रेकिंग फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस को, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से। और एक चीज और नोटिस करो कि यहाँ पे जो ब्रेकिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, मतलब जितना ज्यादा थिक वायर होगा उतना ही ब्रेकिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। लेकिन ब्रेकिंग जो स्ट्रेस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। अलग अलग मटेरियल के लिए वैल्यू अलग अलग होगी, है ना। बाकी किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए चाहे आप उसकी साइज शेप कुछ भी रखो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू, ये याद रखेंगे। ठीक, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन अंडर ए स्ट्रेस 10⁵ पास्कल if density of the substance is 2 into 10⁻³ kilogram per meter cube, then find the minimum length of the wire which will break it under its own weight। ये बोल रहा है कि एक वायर हम लेंगे और उस वायर की मिनिमम लेंथ हमको क्या लेनी चाहिए ताकि वो अपने ही वेट से टूट जाए। क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, देन फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द वायर विच विल ब्रेक इट अंडर इट्स ऑन वेट, मतलब खुद के वेट से वो टूट जाना चाहिए। तो उसके लिए वायर की लेंथ क्या रखनी पड़ेगी। मान लेते कि ये वो वायर है जो अपने ही वेट से टूट रहा है यहाँ पे, और उसकी लेंथ हमने ली हुई है एल। तो एल आपको कैलकुलेट करके बताना है। पहले तो ये सोच के बताओ कि यहाँ पे ये वायर जब टूटेगा तो कहाँ से टूटेगा, अपने ही वेट से टूटना है इसको, अपने ही वेट से टूट जाएगा। तो कहाँ से टूटेगा, बीच में से टूटेगा, ऊपर से टूटेगा, नीचे से टूटेगा, कहाँ से टूटेगा। ये सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे रहेगा, सबसे टॉप वाले पॉइंट पे,
सबसे टॉप वाले पॉइंट के नीचे सबसे ज्यादा वेट लटका होगा, है ना। ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे पूरा का पूरा वायर है, उसका पूरा वेट फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। तो वायर जब टूटेगा तो कहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा। इसके लिए आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है, कितना दे रखा है, 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है। साथ में इस वायर की आपको डेंसिटी भी दे रखी है 2 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको वो लेंथ बतानी है जो इस वायर की हमको रखनी है ताकि ये अपने वेट से टूट जाए। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू बी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा लग रहा होगा वायर पे, इसका वेट फोर्स। इसका खुद का जो वेट फोर्स है वही तो तोड़ेगा इसको। इसका मतलब जो फोर्स इस पे लग रहा है वो है mg के बराबर डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ना तो m दे रखा है और ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो यहाँ पे मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये जो वायर है ये एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a। इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। और मास को हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो मान लो इसकी डेंसिटी है रो, तो इसका वॉल्यूम होगा a × l के बराबर। कोई भी सिलेंडर होता है ना उसका वॉल्यूम होता है πr² × l। πr² की जगह a दे रखा हमको डायरेक्टली, तो a × l इसका वॉल्यूम होगा। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है, तो ये बनेगा ρ(a_l) × g डिवाइडेड बाई a से a उड़ा दो। अब l फाइंड करना है तो l इक्वल टू आ जाएगा, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस छोटा लिख रहा हूं उसको b.s करके, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, नीचे आएगा ρg। ब्रेकिंग स्ट्रेस है 10⁵, डेंसिटी आपको दे रखी है 2 × 10⁻³ g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये 10⁴ बन गया एक तरह से। तो 10/2 यानी कि 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर लेंथ आपको रखनी पड़ेगी इस वायर की, जिससे ये अपने ही वेट से टूट जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बोलो आया क्या समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फोर्स F इज नीडेड टू ब्रेक ए वायर हैव रेडियस कैपिलर, फाइंड द फोर्स नीडेड टू ब्रेक ए वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ एंड रेडियस 2r। एक चीज बताओ कि अगर मटेरियल सेम है तो क्या चीज सेम रहेगी दोनों कंडीशन में, ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहेगा। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उस मटेरियल से किस शेप का वायर आपने बनाया है, उसकी थिकनेस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में जब आपने r रेडियस का वायर लिया है और 2r रेडियस का वायर लिया है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रखना है दोनों कंडीशन में। फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। ये बोल रहा है कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा अगर आप रेडियस चेंज कर रहे हो। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर मटेरियल चेंज नहीं किया तो इसका मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और फोर्स यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है तो आप एक बात बता सकते हो यहाँ पे सिंपली कि ए को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ब्रेकिंग स्ट्रेस क्योंकि कांस्टेंट है इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप πr² भी बोल सकते हो, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है πr² के। ठीक है, πr², पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टर्म इसको हटा सकते हो तो आप लिख सकते हो F1/F2 इक्वल टू r1² F1 F के बराबर है, F2 आपको पूछा जा रहा है। R1 कितना है, पहले रेडियस R है, बाद में रेडियस कितनी हो गई 2r हो गई, होल स्क्वायर कर दो एक साथ ही, है ना। ये R से R उड़ा दोगे तो 1/4 आएगा, सॉल्व करोगे तो F2 कितना आएगा बताओ, F2 आएगा 4F के बराबर, मतलब 4 गुना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उस वायर को तोड़ने के लिए, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है लेकिन ब्रेकिंग फोर्स तो ज्यादा लगाना पड़ेगा ना अगर आप मोटा वायर यूज करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, ब्रेकिंग फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है ये हमेशा किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर ये मटेरियल चेंज कर देता तो ही ब्रेकिंग स्ट्रेस चेंज होता, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है।